मुजफ्फरनगर के मीरपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से यहां पानी की पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जल बचाओ और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम उमेश मिश्रा ने की। उन्होंने उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहने का संदेश दिया। सहारनपुर मंडलायुक्त रूपेश कुमार और कई पद्मश्री सम्मानित व्यक्तित्व इस अवसर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में छात्रों ने जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों ने जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ के संदेश को प्रभावी ढंग से साझा किया। डीएम ने कहा कि हैदरपुर वेटलैंड प्रदेश का अनमोल प्राकृतिक खजाना है, जहां हर वर्ष हजारों प्रवासी पक्षी अपना प्रवास करते हैं। इसका संरक्षण और पर्यटन के रूप में विकास जिले की प्राथमिकता है। हैदरपुर वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रशासन का लक्ष्य है कि इस स्थल के माध्यम से लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र और प्रवासी पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जाएं। जिला प्रशासन ने कहा कि आने वाले समय में हैदरपुर वेटलैंड का पर्यटन स्थल के रूप में विकास न केवल जिले की पहचान बढ़ाएगा, बल्कि पर्यावरण संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। नदी पुत्र नदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रमनकांत त्यागी जी, सरकारी टेल.com के वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र अमय साठे जी, यहाँ पर उपस्थित गुरुजन, छात्र और सभी जल के प्रेमी। मुझे बहुत बात नहीं कहनी है, थोड़ी सी बात कहनी है, लेकिन मैं आपके साथ कुछ बातें अपनी साझा करूंगा। आखिर ये पानी की पाठशाला क्यों जरूरी है? मैं बुंदेलखंड से आया हूं। उस बुंदेलखंड से जहां मालगाड़ी से पानी जाने की बात होती थी, बांदा से चित्रकूट प्रत्येक दिन सवारी गाड़ी में पानी जाता था। ये काम 50 साल तक चला, पिछले 10 वर्षों से अब नहीं जा रहा है। माननीय मंडलायुक्त महोदय हमारे मंडल बुंदेलखंड के ललितपुर में जिलाधिकारी रहे हैं, अद्भुत काम किया है। जो काम वो छोड़ करके आगे बढ़ा करके आए थे, उसी काम से ललितपुर ने बुंदेलखंड में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। यहाँ मैं आपसे इसलिए बातें कर रहा हूं कि नेशन ऑफ द फ्यूचर आप हो। इस देश में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक में 24 करोड़ बच्चे हैं और उच्च शिक्षा में 4.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 1 से 12वीं तक के 12 लाख विद्यालय हैं, 45,000 डिग्री कॉलेज हैं, 1165 विश्वविद्यालय IIT IIM है, लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर का विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। मैंने नदी में नहाया, तालाब में नहाया, कुएं में नहाया, आप नल की टोटी में नहा रहे हो। बच्चों, मैं आपके साथ इसलिए संवाद करने की माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मंडलायुक्त महोदय को मैं धन्यवाद दूंगा। ये कार्यक्रम आपको इसलिए बताया गया है कि आने वाले समय में राशन कार्ड से पानी मिलेगा। अगर आप नहीं चाहते, पेट्रोल पंप पे पानी लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर ATM लग गए हैं। गंगा बगल में माँ गंगा है, गंगा से भारत का नाम होता है। जब विदेश जाते हैं, लोग कहते थे मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, आपने जो यहाँ करीब 2000 बच्चे हैं, इन बच्चे जो संदेश लेकर के जाएंगे, ये पानी बचाएंगे, जलदूत बनेंगे, जल योद्धा बनेंगे। आपने जो प्रयास किया है, मैं बार बार ये बात कहता हूं, मैं पद्मश्री की हैसियत से नहीं आया। इन बच्चों ने गूगल पे सर्च किया होगा, पद्मश्री उमाशंकर पांडे, जल योद्धा, जलग्राम, ये सारी चीजें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 बार की, 4 बार की मन की बात में हमारे बांदा के काम का उल्लेख किया है। अटल भूजल योजना जो पिछले दिनों में अटल जल शक्ति यात्रा लेके आया था यहाँ, तो यहाँ वो मेरे मॉडल पे 6000 करोड़ की योजना है। पूरे देश भर के प्रधानों को पत्र लिखा उन्होंने कि मेड़बंदी से परंपरागत तरीके से पानी को रोकें। खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ मेरा नारा था। बुंदेलखंड वह बुंदेलखंड जो भूखा प्यासा पलायन बुंदेलखंड आप जिसे कहते थे। उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वाधिक गेहूं किसने बेचा? बांदा मंडल ने। दूसरे में झांसी मंडल है। मैं 25 साल पहले
50 किलो बासमती का बीज लेके गया था अपने गांव जखनी जैसी जलग्राम के नाम से, जिस मेरे मॉडल पर 1050 जलग्राम बने हैं। आज बुंदेलखंड से 50 लाख कुंटल केवल बांदा मंडल से धान नरेला और दिल्ली की मंडी में आता है। ये मेरा नहीं, किसानों ने बगैर सरकार की सहायता के, एक नया कोई पैसा अनुदान नहीं है, कोई एनजीओ नहीं बनाई, संस्था नहीं बनाई, कार्यालय नहीं खोला, 1 रुपया का अनुदान नहीं लिया, और 30 वर्षों के अपने सामाजिक जीवन में किसी एमपी, एमएलए, सांसद, विधायक, नगर पालिका चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख के घर भी नहीं गया। इसलिए वो बड़े होते, हम छोटे हैं। मेरे साथ जब मैंने 95 में शुरू किया, विजय कुमार जी मेरे एसपी थे, संकट था, वो डीजीपी होकर भी रिटायर हुए, आलोक कुमार साहब मेरे कलेक्टर थे। हम लोगों ने मिलकर एक तय किया, रमन जी हमारे यहाँ, अमय जी, सारे मेरे मित्र यहाँ बैठे हैं, पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, पानी बचाना समाज का काम है। 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे, 10,550 नदियां समाज ने खड़ी की थी। माँ गंगा को भागीरथ महाराज 2525 किलोमीटर ले गए गंगा सागर तक, ये समाज का काम था। सुख में तालाब, दुख में तालाब, उत्सव में तालाब, दंगे में तालाब बनते थे। एक बात, दूसरी तरफ मैं निवेदन करूंगा, पेड़ और पानी। केप टाउन दुनिया का पहला शहर है जहां पानी नहीं है, बेंगलोर में पानी नहीं है, दिल्ली में पानी नहीं है, माँ गंगा की गोद में जल की बात जलाशय में। अच्छा डीएम साहब आपने काम किया कि जल की बात जल के समीप कर रहे हैं। सरोवर हमारी धरोहर, वाटर फॉर वॉक, जल के लिए चल। और माननीय प्रधानमंत्री का जो जल आंदोलन है, उसे जन आंदोलन आपको बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का जो जल क्रांति है, वो जन क्रांति हमें करनी है। पानी, जब हम माँ के पेट में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहाए गए, जब चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, और राख बनेगी तो कहाँ डाली जाएगी? पानी में डाली जाएगी। ये बिजली बनी, पानी से बनी। किलोमीटर आया, पानी से आया, किलोलीटर आया, पानी से आया। वो परमाणु रिएक्टर बना, पानी से बना। और दिमाग का पानी खत्म, पागल, आंख का पानी खत्म, अंधा। और जब शरीर में पानी कम होता है तो क्या चढ़ाते हैं? पानी चढ़ाते हैं। पानी सामान्य विषय नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहाँ भले ही 10 दिन का भोजन ना हो, लेकिन जल उसके यहाँ 50 साल पुराना होगा, क्योंकि उसके पीर पुरखे तीर्थ गए होंगे और जल लाए होंगे। मैं आपसे निवेदन करूं बच्चों, अभी पानी का बोतल एक दिखाया जा रहा था, इसका नाम क्या क्या नाम है मालूम है? एल्कलाइन वाटर, मिनरल वाटर, विटामिन वाटर, ब्लैक वाटर। 100 रुपए का, 200 का, 500 का, 2500 का और 5000 का पानी का बोतल है। इस भारत में पानी का बड़ा बाजार खड़ा हो रहा है। गंगा और यमुना के देश में प्रत्येक मिनट 20,000 पानी की बोतल बिकती है दुनिया के अंदर। 1 मिनट में 20 बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें 2000 लीटर पानी चाहिए होता है प्रति मिनट। एक दिन में 28,80,000 लीटर पानी ताजा चाहिए। एक वर्ष में 1.5 अरब लीटर पानी ताजा चाहिए। जनसंख्या बढ़ रही है, पानी घट रहा है। एक बात। दूसरी बात, 1 मिनट में 5 व्यक्ति परमात्मा के यहाँ जाते हैं 80 साल की उम्र पूरी करके, जिन्हें 25 कुंटल लकड़ी लगती है 1 मिनट में। 1 घंटे में 300 कुंटल लकड़ी, एक दिन में 3600 कुंटल लकड़ी, और एक वर्ष में 1.5 करोड़ कुंटल लकड़ी लगती है। लोग कहते हैं परमात्मा के यहाँ जाता हूं, कुछ नहीं ले जाता, झूठ बोलते हैं, 5 कुंटल लकड़ी ले जाते हैं। ये सामान्य विषय नहीं है। आंखों का पानी भी बचे बच्चों। मैं आपसे और एक बात कहूं, इस सृष्टि में माँ और पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है। माँ जो स्वयं गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, वो माँ होती है। जो भूखे रहकर भोजन देती है, वो माँ होती है। जिसके पैर में जूते नहीं होते, आपको फीस देते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, बरसात में खड़े होते हैं, ठंड में बगैर कपड़े के खड़े होते हैं, वो पिता होते हैं। माँ और पिता की जो सेवा करता है, वो क्या बनता है? प्रथम देवता गणेश बनता है। श्री राम पिता के वचन मान के वनवास गए, और जब वापस लौटे पिता के वचन मान के, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के लौटे। ये पिता और माँ की ताकत है। माँ और पिता वृद्धाश्रम न जाए। जिस पिता आपका हीरो आपका पिता रहे, आपका हीरो आपकी माँ रहे, उनसे बड़ा कोई देवता नहीं है। अगर आप IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, अभिनेता बनना चाहते हैं, उद्योगपति बनना चाहते हैं, तो अपनी माता और पिता के पैर छूइए।
मंदिर जाए ना जाए ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भगवान भी माँ को माँ की मात सहते थे, इसलिए भगवान ने भी कहा है कि मंदिर की बात ठीक है, लेकिन माँ के पैरों से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। आज से आप तय करिए, माननीय मंडलायुक्त महोदय को सुनना है, उन्हें जाना है। मैं या और पानी का जो दुरुपयोग है उसको रोकें। इन सब स्टेप से ही हम जो जल संकट है उसको दूर कर सकते हैं। आपने देखा होगा आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ सिर्फ नल की टोटी खराब होने से काफ़ी जल बेकार हो जाता है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो एक छोटा सा स्टेप है, एक टोटी बदलने से आप हजारों लीटर जल बचा सकते हैं। अपने घर में भी आप देखेंगे कभी आपका जो फ्लश खराब हो गया तो उसमें लीक होता रहता है, किसी को परवाह नहीं है। ये परवाह आपको करनी पड़ेगी। इसके आंकड़े अभी आपको पांडे जी ने बताए कि एक वर्ष में कितना लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए। मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बट सिर्फ यही कहूंगा कि एक छोटे से प्रयास से, जैसे उन्होंने चिड़िया का एग्जाम्पल दिया कि चिड़िया अपनी चोंच में पानी लेके आग बुझाने के लिए, तो आप अपने आप को चिड़िया समझे, और अगर अपना एक जो अपनी तरफ से एक योगदान आप दे सकते हैं, हर किसी को देना चाहिए, इसमें कोई कतई ना हो। इसके अलावा प्लास्टिक का जो यूज़ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम लोग अवॉइड करें यथासंभव। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और जनरली आप अवॉइड कर सकते हैं। अपने घर से बॉटल लेके चलें, लेकिन आजकल हम लोग बहुत आराम पसंद हो चुके हैं, तो सोचते हैं कि बिस्लरी ले लेंगे, 20 रुपए की आएगी। बट बात पैसे की नहीं है। पानी एक ऐसा समय आएगा पैसे में भी आपको मिलेगा नहीं, बहुत भयावह है वो फ्यूचर। उसकी जो आप परिकल्पना करेंगे तो अंदर तक आप काम जाएंगे। तो इसलिए पानी का अभी से ही आपको अपना घर से अपनी बोतल लेके चलें, और जो उन्होंने बताया कि पानी बोतल में बचा है उसे फेंकिए मत, वो खराब नहीं है, उसको आप यूज़ करिए। प्लास्टिक से जो पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत घातक है। आपके हमारे शरीर में नैनो पार्टिकल्स, माइक्रो प्लास्टिक बहुत मिलेगा अगर देखेंगे। और आजकल देखिए आप, जानवरों में, इंसानों में कैंसर का जो प्रेवलेंस और इंसिडेंस है बहुत बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा कारक ये प्लास्टिक का जो हम दुरुपयोग कर रहे हैं, यही है। इसके अलावा पोल्यूशन है, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, उसका भी इसमें अहम रोल है। हमारा AQI दिल्ली से लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन की वजह से स्मॉग है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। जितने संभव हो, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें, हम पेड़ लगाएंगे तो बारिश भी बढ़ेगी, और उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो पानी हमारा हम संचय कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर को दोबारा हम रिप्लेनिश कर पाएंगे, जो वाटर टेबल नीचे चली गई है फिर से ऊपर आएगी। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ऐसा कोई इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको पता है। सब लोग आप पढ़ते हैं, आपके टीचर्स आपको बताते हैं, बुक्स में सब दिया गया है, बट ज़रूरत है इसको इम्प्लीमेंट करने की, ज़मीन पे उतारने की। इसके अलावा जैसा सबने बताया कि SSP साहब कह रहे थे कि दुनिया का 3/4 पानी है, बट उसमें पीने लायक सिर्फ 3% है। तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है इसका भी 70% वाटर से ही बना है। तो सोचिए पानी नहीं होगा तो क्या होगा। पराली जलाने की बहुत सी घटनाएं हैं। पॉल्यूशन से मुझे याद आया कि पराली आपके यहाँ भी कई केसेस होते हैं, आजकल सैटेलाइट से उसको लोग जो है डिटेक्ट कर लेते हैं। तो पराली ना जलाएं। आप लोग भी होंगे, आपके आसपास में भी किसान परिवारों से लोग होंगे, तो जा करके आप ये संदेश दें कि पराली जलाने से किसी का लाभ नहीं है, सबका सिर्फ नुकसान हो रहा है। आपका जो खेत है उसकी गुणवत्ता, उसकी जो उत्पादक क्षमता है वो भी घटेगी, और जो हम सांस ले रहे हैं, जिस हवा को अंदर ले रहे हैं, वो भी जहरीली होगी। तो ये सिर्फ नुकसान करता है, फायदा किसी का नहीं करेगा। तो आप इसको रोकिए प्रत्येक दिशा में। जो पराली है उसको वहीं खेत में आप हल चलवा दीजिए, तो अंदर जा कर के वो उसमें आपका जो उसकी फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें पनपेंगे और आपकी मिट्टी और अच्छी होगी। पानी है, कई बार मैंने देखा, मैं ऋषिकेश गया, वहाँ देखा कि STP लगा है बट वो काम नहीं कर रहा था, तो उससे अनट्रीटेड वाटर गंगा जी में जा रहा था। तो ये सब चीज़ें, इसको हम रोक सकते हैं। थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है, और हर व्यक्ति ये समझे कि ये उसका दायित्व है। ये ना समझे कि सरकारी काम है, सरकार देखेंगे। सरकार सब कुछ नहीं देख सकती है, आपको और हमें, क्योंकि पानी आपको भी पीना है, हमें भी पीना है।
हवा भी वही हवा, अब ये कॉमन है, आसमान तो कॉमन है, आप बाउंड्री जमीन पे बना सकते हैं। तो जो दिल्ली की जो जहरीली हवा यहाँ तक आ चुकी है, आसमान तो एक ही है। तो इसको हमें पोल्यूशन, जब तक हम सब लोग मिलके नहीं लड़ेंगे तब तक इसका कोई इलाज है नहीं। चाहे एनजीटी इसमें बार बार आपको बुलाए, तलब करे, उससे कुछ नहीं होगा, सबको एफर्ट करना पड़ेगा। तो इस मंच से मैं आप सभी से इसमें फिर आह्वान करता हूँ कि पोल्यूशन के खिलाफ लड़ें, और जल संकट है इसके लिए जल को बचाएं, जल को व्यर्थ ना होने दें। अब अंत में मैं एक शपथ आप सबको दिलाना चाहता हूँ। अपने अपने स्थान पर आप सभी खड़े हो जाएं और साथ में दोहराएं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं जल को प्रकृति की अमूल्य धरोहर मानते हुए इसकी प्रत्येक बूंद का सम्मान व सदुपयोग करूंगा। घर, स्कूल व समाज में कहीं भी अनावश्यक रूप से एक भी बूंद पानी व्यर्थ नहीं होने दूंगा। नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं व अन्य जल निकायों को स्वच्छ रखने में पूर्ण सहयोग दूंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग नहीं करूंगा। वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण व पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भाग लूंगा तथा सभी को प्रेरित करूंगा। स्वच्छता, प्रकृति प्रेम व इससे तन्मयतापूर्ण जुड़ाव के माध्यम से स्वयं को प्रकृति का अभिन्न अंग मानूंगा। मैं यह संकल्प जीवन पर्यंत निभाने का वचन देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सभी लोग बीमार हो रहे हैं। भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। हमारे चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि प्राकृतिक खेती की तरफ हमें बढ़ना है, जहर मुक्त खेती हमें करनी है, रसायन से हमें बचना है, अपने देश का हमें स्वास्थ्य सुधारना है। तो हमें पानी की बचत भी करनी है और पानी को भी अच्छा रखना है, तो प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी। और हमारे कृषि विश्वविद्यालय, भारत देश के सभी माननीय लोगों का ये मानना है कि प्राकृतिक खेती हमें सभी को अपनाना है। दूसरी बात मैं करूँगा विकास की। विकास जरूरी है, विकास होना चाहिए, परंतु पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हमारे देश का विकास होगा तो अच्छा होगा। पर्यावरण अनुकूल खेती, पर्यावरण अनुकूल विकास देश का होना चाहिए। दूसरा, पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, ये सभी आपको करना है। मेरे सामने बैठे हुए प्यारे बच्चों, आप देश का भविष्य है। ये जिम्मेदारी जो हम चलती आ रही है, पीछे आज़ादी से बाद हमारे देश में बहुत से सुधार हुए हैं। जिस तरह से पहले राज चलता था, 1990 के बाद बहुत आसान आदमी का जीवन होता जा रहा है और अभी अपने देश को अभी आगे बढ़ाना है, तो ये सब जिम्मेदारी आपकी है। मैं 2 देशों की यात्राओं का जिक्र करूंगा थोड़ी देर में, कम समय लूंगा आपका। मैंने जापान और इजराइल की यात्रा की है। जापान और इजराइल में हर आदमी अपने देश के प्रति वफादार, अपने समाज के प्रति और अपना कोई भी तिनका भी कहीं भी नहीं डालता। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, हमें इजराइल और जापान से कुछ सीख कर अपने देश को, जो दुनिया की सबसे सुंदर भूमि भारत की है, सबसे उपजाऊ, सबसे बड़े संसाधन भारत में है, और ये इसलिए ही विश्व गुरु भारत को बनाना है। सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था और वास्तव में सोने की चिड़िया है। और ये सब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आपको देश को आगे बढ़ाना है, ये जिम्मेदारी आप बच्चों को लेनी है। आप देश का भविष्य है और दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। और आपको एक स्लोगन के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। पानी बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ। धन्यवाद।
आज जल योद्धा के रूप में विस्थापित हुए हैं, जी। जल योद्धा के नाम से जाना जाता है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में चूंकि पानी कम था और कई ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, हम राज्य समाज सरकार सभी मिलकर पानी के लिए प्रयास करें। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे, घर का पानी घर में रहे, जंगल का पानी जंगल में रहे। हर खेत पर मेड़ हो, हर मेड़ पर पेड़ हो। वर्षा का पानी हम बना नहीं सकते, केवल बचा सकते हैं। मैं पद्मश्री के रूप में नहीं, एक पानी का पैरोकार होने के नाते ऐसी आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ। आप एक ऐसी क्षेत्र से आते हैं, आपने वहाँ पर एक अलग जगह है और एक ऐसा काम करके दिखाया जो असंभव था जी। जहाँ पर पानी कभी नहीं था और ये उम्मीद के पता नहीं क्या स्थिति। जी जी। बुंदेलखंड अपने आप ही नाम सुनकर मैंने नहीं, हम सब ने किया, किसानों ने किया, अपना फावड़ा उठाया, मेड़बंदी करी और पानी को रोका। आज पूरे देश में पानी की चर्चा है। हम सबको ऐसा काम हर जगह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पे आज कार्यक्रम किया गया, किस तरह का कार्यक्रम रहा? रामासर साइट स्थित हैदरपुर वेटलैंड जो कि जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित है, आज यहाँ जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और जैसा कि आप जानते हैं कि यह बर्ड सेंचुरी भी है हैदरपुर वेटलैंड। यहाँ आज पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, पद्मश्री कमल सिंह चौहान जी, बहुत सारे पर्यावरणविद, जल योद्धा, इस जनपद के चिंतक, शिक्षक तथा बच्चे सभी लोग मिल करके आज हम लोगों ने एक यहाँ मंथन किया कि मुजफ्फरनगर में पानी के महत्व को जन जन तक कैसे पहुँचाएं और जो इस जनपद की एक बहुत बड़ी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है हैदरपुर वेटलैंड, उसको कैसे संरक्षित करें, कैसे उसको और विकसित करें, उसमें क्या प्रयास किए जाएं कि पक्षियों के लिए यहाँ बेहतर एक माहौल, एक वातावरण तैयार हो और लोग इस महत्वपूर्ण स्थल के विषय में जाने, पूरे विश्व के पर्यटक यहाँ आए और इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में, एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विकसित कर सके। इसी उद्देश्य से आज एक कार्यशाला की गई है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग इसको एक विकसित और बेहतर स्थल के रूप में स्थापित कर पाएंगे। किस तरह की तैयारी चल रही है इसको लेके? अच्छा पर्यटन बने? हमारा प्रयास यह है कि जो भी पर्यटक आए उसको सारी सुविधाएं हों, उसको रुकने के लिए, उसके भोजन के लिए, उसकी सुरक्षा और उसको एक बेहतर वातावरण देने के लिए, जिससे वो प्रकृति के इस सुरम्य स्थल पे आकर के वो आनंद ले सके। माँ गंगा की गोद में आपने कार्यक्रम रखा है जल के पास में, तो ये आपको विचार कहाँ से आया सर? जैसे आप देखिए दाहिनी तरफ ये गंगा जी का बहुत बड़ा जल क्षेत्र है और दूसरी तरफ ये हमारी दूसरी नदी सोनाली नदी का बहुत बड़ी जलराशि है। यदि हम जहाँ इसी जगह आकर के यदि हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारी भावी पीढ़ियां प्रेरित होंगी, उनमें एक प्रेरणा जगेगी और जल संरक्षण के प्रति उनमें एक भाव जगेगा। इसीलिए किया 2000 से अधिक स्कूली बच्चे आपने बुलाए हैं, टीचर्स बुलाए हैं, अभिभावक बुलाए हैं, क्या संदेश आपने उनको दिया? हमारा उद्देश्य मात्र है कि ये बच्चे और ये शिक्षक और जो लोग यहाँ के जागरूक लोग इकट्ठे हैं, ये जाएं जन जन में जल संरक्षण प्रति, पर्यावरण संरक्षण के प्रति और पक्षियों के प्रति एक भाव पैदा हो और उसको संरक्षित करने में, उसको पोषित करने में सभी अपना योगदान दें। यह उद्देश्य है। देश विदेश से यहाँ पे पक्षी आते हैं, कि क्या कहेंगे शहरवासियों को, अपील किस तरह की करेंगे यहाँ पे? हम चाहेंगे कि लोग आएं और प्रकृति के इस विहंगम दृश्य को, इस मनोरम दृश्य को देखें, स्वयं आनंदित हों और दूसरों को भी बुलाएं कि देखें कि इतनी बड़ी धरोहर हमारे पास है। मुजफ्फरनगर की यह अद्वितीय जगह है जिसका सभी लोग आनंद लें। विदेशी पक्षियों के ये संरक्षण के लिए क्या आप कर रहे हैं और किन किन देशों के पक्षी यहाँ आते हैं? यहाँ ऑस्ट्रेलियन और वहाँ विदेशों के बहुत सारे ऐसे पक्षी आते हैं जो यहाँ करीब 2 से 3 महीने यहाँ प्रवास करते हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि उनको कोई प्राकृतिक रूप से उनको कोई असुविधा न हो और वो यदि यहाँ आ रहे हैं तो उनको पूरा एक प्राकृतिक माहौल मिले और भविष्य में और पक्षी आए, यही हमारा प्रयास है। पक्षी विहार के रूप में आपने इसको विकसित किया है, तो इससे क्या संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर, विदेश में? एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको हम विकसित करेंगे। लोग आए, प्रकृति के सुरम्य और ये मनोरम दृश्य का आनंद लें, यही उद्देश्य है।